नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। गुजरात के गिर सोमनाथ में 3 दिन तक चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हो गई है और यह आयोजन इसलिए खास है क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले को 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में 24 घंटे निरंतर ओंकार नाद का जाप हो रहा है और पूरे परिसर को आध्यात्मिक रंग में रंगा गया है। समुद्र तट पर लगी सजी हुई नावें श्रद्धालुओं के लिए दिव्य दृश्य प्रस्तुत करेंगी। गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद से विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इन ट्रेनों से देश भर के संत, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच रहे हैं। 1000 साल पहले जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। पीएम मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में संदेश दिया। पीएम ने लिखा है कि साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इसने भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई है और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। पीएम ने 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम की तस्वीरें भी साझा की। उस वर्ष 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया गया था। साल 2001 के कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी और गृह मंत्री आडवाणी जी और कई गणमान्य लोग शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सबसे ज्यादा ऋण लेने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कर्नाटक की जनवरी-मार्च तिमाही में खुली बाजार से 930 अरब रुपए ऋण लेने की संभावना है, जो इस अवधि में किसी भी भारतीय राज्य के लिए सबसे अधिक है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक इस तिमाही में हर महीने अनुमानित 31,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगा। हैदराबाद में संक्रांति के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आरसीटी ने 9 से 19 जनवरी तक कुल 6,431 विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है और ये बसें एमजीबीएस, जेबीएस, एलबी नगर, केपीएचबी, गाची बावली समेत कई प्रमुख बस स्टेशनों से विभिन्न गंतव्यों पर चलाई जाएंगी। आरटीसी ने बताया है कि इन विशेष बसों में सामान्य किराए से 50% अधिक किराया लिया जाएगा ताकि अतिरिक्त बस संचालन, ईंधन और स्टाफ की लागत को पूरा किया जा सके। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण में शामिल होने के लिए देश भर के छात्रों में जबरदस्त उत्साह है। माई गॉव पोर्टल पर गत 1 दिसंबर को शुरू की गई ऑनलाइन परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में अब तक 4 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पीएम मोदी ने इस वर्ष भी परीक्षा पे चर्चा में छात्रों से बातचीत के लिए तैयार हैं। एक संदेश में पीएम ने परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुकता जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एग्जाम वॉरियर से उनके सवाल या उनके अनुभव सुनना चाहते हैं, जो दूसरों को प्रेरित कर सके। कार्यक्रम के पिछले संस्करण में 3 करोड़ 56 लाख से अधिक पंजीकरण हुए थे और इस बार पंजीकरण कराने वालों में 3 करोड़ 75 लाख छात्रों के अलावा करीब 23 लाख शिक्षक, 5 लाख से अधिक अभिभावक शामिल हैं। कक्षा 6 से 12 के छात्र इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 11 जनवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच रहे हैं। बीजेपी का फोकस संगठन में तालमेल के साथ ही गुटबाजी पर अंकुश लगाना है। भाजपा ने इस बार बंगाल में भ्रष्टाचार, घुसपैठ और बेरोजगारी के मुद्दे पर टीएमसी को घेरा है। नड्डा डॉक्टर्स के एक ग्रुप से भी मिल सकते हैं। आज कई संगठनात्मक बैठकें निर्धारित है, जिनमें वे भाजपा कार्यकर्ताओं के जमीनी स्तर की जानकारी लेंगे।
अपनी यात्रा के दौरान नड्डा भाजपा के जिला अध्यक्ष, पार्टी के विभिन्न विभागों के संयोजकों और प्रवासी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रमुख पश्चिम बंगाल भाजपा राज्य कोर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया को लेकर पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। अब एसआईआर सुनवाई के दौरान डोमिसाइल सर्टिफिकेट को स्थायी निवास के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह दस्तावेज केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए ही होता है और मतदाता पहचान का आधार नहीं बन सकता। जिन लोगों ने पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा किए थे, उन्हें दोबारा सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। आयोग के अनुसार ये प्रमाण पत्र राज्य के नियमों के तहत सिर्फ सेना और अर्ध सैनिक बलों जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लिए मान्य है। प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ी रोकने और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के दौरान करीब 10,000 वोटर कार्ड डाक विभाग से वापस लौट आए हैं। आयोग के अनुसार कार्ड कई बार भेजे गए, लेकिन दिए गए पते पर मतदाता नहीं मिले। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा है कि पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है, लेकिन 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में होंगे उन्हें वोटर कार्ड प्रक्रिया के तहत दोबारा भेजे जाएंगे और किसी का अधिकार नहीं छीना जाएगा। कार्ड लौटाने की वजहों में गलत पता, घर बदलना या आवेदन के समय गलत जानकारी देना शामिल है। अंतिम सूची के बाद सभी जानकारियों की जांच होगी और आयोग ने आश्वासन दिया है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और इसीलिए मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर सुनवाई को लेकर फैल रहे दुष्प्रचार पर भारत निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है और तथ्यों के साथ जवाब दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वे आयोग बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को बुलाकर परेशान कर रहा है। आयोग ने इस आरोप को राजनीतिक बताया है और स्पष्ट किया है कि नियम सभी पर सामान्य रूप से लागू होते हैं। अगर नाम पुरानी मतदाता सूची में नहीं है या अभिभावक संतान की उम्र में 15 वर्ष से कम अंतर है तो सुनवाई जरूरी होती है, और चाहे वे आम नागरिक हो या वीआईपी। आयोग ने दक्षिण दिनाजपुर की घटना पर कहा है कि बुजुर्ग महिला की मौत का एसआईआर से कोई संबंध नहीं था और इसके बावजूद इसे गलत तरीके से प्रचारित किया गया और साथ ही चेतावनी दी गई है कि राजनीतिक दबाव में मतदाताओं को परेशान करने वाले बीएलओ के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जा सकती है। हैदराबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और राज्य चुनाव आयुक्त रानी कुमुनिदीनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में बैलेट बॉक्स, चुनावी स्टाफ की तैनाती और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने पोलिंग स्टेशनों का ड्राफ्ट प्रोटोकॉल 13 जनवरी तक जारी कर टी पोल ऐप पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। फोटो सहित अंतिम मतदाता सूची 16 जनवरी को जारी होगी, जिसके बाद राजनीतिक दलों के राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों से बैठक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज भी आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट इस मामले को और गहराई से जांचेगा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से नियमों का पालन करने की स्थिति भी देखेगा। दिल्ली के तुरकमान गेट इलाके में भारी पुलिस बल तैनात की गई है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 30 लोगों की पहचान की है। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियोस के आधार पर आरोपियों की पहचान की है और अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश भी जारी है। पुलिस ने बताया है कि मामले में एफआईआर दर्ज बीएनएस की विभिन्न धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर कर रहे हैं और सबूतों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्षी खेमे पर जोरदार प्रहार किया है। पूनावाला ने भारत की जीडीपी विकास दर के 7.4% रहने के अनुमान को उन लोगों के लिए करारा तमाचा बताया है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत घोषित कर रहे थे। ईडी ने पटना में फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले का पर्दाफाश किया है। गिरोह ने
40 से अधिक विभागों के नाम पर लोगों को ठग रहा था। फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और कुछ महीनों का वेतन देकर भरोसा जीतने वाले गिरोह ने आरपीएफ, टीटीई और तकनीशियन जैसी नौकरियों का झांसा दिया। दिल्ली पुलिस ने काजीपुर पेपर मार्केट में 2 कुख्यात बदमाश अमीन और मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 3 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और आपको बता दें कि एक जबरदस्त ब्रेकिंग आ रही है। इस वक्त आपको बता दें कि कोलकाता में आईपीएसी कार्यालय पर ईडी की छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईपीएसी ऑफिस और मालिक प्रतीक जैन के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। बंगाल में टीएमसी के लिए चुनावी प्रबंधन का काम कर रहे थे आईपीएसी। आईपैक को पहले प्रशांत किशोर ने स्थापित किया था। प्रतीक जैन के घर पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। कोलकाता में आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी हुई है। ये अभी की ताजा खबर आपको बता रहे हैं। आईपैक ऑफिस और मालिक प्रतीक जैन के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, ममता बनर्जी इसके बारे में अपने जो बयान है, बयान में बताया कि तृणमूल कांग्रेस अपने चुनाव के लिए जितने सारे स्ट्रेटेजी बनाई है और जितने सारे उनके बाकी जो तरीका और तरकीब है, सब के बारे में ईडी को पता चल गया है कि इस ईडी छापेमारी के कारण से। और उन्होंने प्रतीक जैन की घर और जो सेक्टर 5 में आईपैक की ऑफिस है, दोनों जगह में पहुंचने के लिए निकल गई है। और उनका कहना है कि इस तरह से होम मिनिस्टर जो होम दफ्तर है, दोनों की तरफ से तृणमूल कांग्रेस की सारे जो चुनाव की तरीका है, तरकीब है, इसके ऊपर इसका जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर छापेमारी की है। ये कोई आईपैक के ऊपर छापेमारी नहीं है। ये वो आईपैक है जिसकी मालिक पहले पीके प्रशांत किशोर हुआ करता था। और इस साल से प्रशांत किशोर जब बिहार के चुनाव में उतर गया है तो उसका मालिक प्रतीक जैन बन गया है। आज सुबह अचानक ईडी की तरफ से प्रतीक जैन के घर पे और आईपैक की जो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का ऑफिस है, वहां पे छापेमारी का सिलसिला जारी कर दिया गया है। और पूरे की पूरे जो ममता बनर्जी का आक्रोश है वो होम मिनिस्टर के खिलाफ है। और उनका पूरी की पूरी जो अमित शाह के खिलाफ बयान देकर उन्होंने निकल गई है प्रतीक जैन के घर के लिए और आईपैक की ऑफिस के लिए सेक्टर 5 जो गोदरेज वाटर साइड कहते हैं उस बिल्डिंग की तरफ। लेकिन वहां पे जो सेंट्रल फोर्स है, पूरे सेंट्रल फोर्स को लेकर ईडी की तरफ से छापेमारी जारी है और प्रतीक जैन के घर पे भी छापेमारी जारी है। जी प्रसन्नजीत, आपसे थोड़ा सा और इसको तफसील से जानना चाहेंगे कि प्रतीक जैन के क्या भूमिका रही है आईपैक के अंदर, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी जांच की जा रही है, जिसके बारे में आप ये बता रहे हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से ये बताया जा रहा है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, ये एसआईआर की प्रक्रिया को दूसरे दिशा में लेके जाने के लिए, खास तरह से एसआईआर की जो सुनवाई जारी है, इस सुनवाई के बारे में लोगों को दूसरे दिशा में लेके जाने के लिए, जैसे अमर्त्य सेन की खिलाफ सुनवाई के लिए चिट्ठी जारी किया गया। लेकिन क्यों चिट्ठी जारी किया गया, वहां पे क्या गलती है? अमर्त्य सेन और अमर्त्य सेन की मां के बीच जो उम्र की फासला है, वो उम्र की फासला सिर्फ 15 साल की है। ये 1933 में 15 साल हो ही सकता है, लेकिन एआई के सामने ये 15 साल ही है। वो अमर्त्य सेन के लिए 15 साल है या XYZ टॉम डिक हैरी के लिए 15 साल है, ये एआई को समझना मुश्किल है। लेकिन इस बात को आईपैक की तरफ से जिस तरह से गलत तरीके से फैला गया है, ये सब जो काम किया जा रहा है आईपैक की तरफ से, ये सब को लेकर, और ये जो इस तरह की खबर फैलने के लिए आईपैक के पास किस तरह से बीएलओ की तरफ से या इंटरनली इलेक्शन कमीशन पर कैसे पहुंचाया जा रहा है।
जी प्रसन्नजीत, आपकी आवाज से बीच आ में रहा से है, ब्रेक हो गई है। ये सारे देखने के लिए हाँ। ये जो ईडी की जो छापेमारी है, ये छापेमारी किया जा रहा है और इसके पीछे आईपैक के पास जो फंडिंग की सोर्स है, ये फंडिंग की सोर्स कैसे है और इंफॉर्मेशन की सोर्स कैसे है, ये दोनों चीजों को देखने के लिए होम मिनिस्टर ईडी की तरफ से ये छापेमारी किया जा रहा है, जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जी जी प्रसन्नजीत, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि हम कई बड़े खुलासे इस वक्त हो सकते हैं अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर आ जाएं, तो जिस तरह की गड़बड़ियां एकदम सामने आ रही हैं, जिन बातों को लेकर वो इस बात को सामने रख रहे हैं, तो क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बारी बारी में ये दिखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है, किस तरह से कहां पे कौन सी 70 साल की किसी बुजुर्ग को लाना है, जो बुजुर्ग बीमार है, जैसे किसी जगह पे आईपैक की तरफ से व्हील चेयर लगाया गया है, जो बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया जा रहा है कि जो बीमार है वो इंफॉर्मेशन अगर इलेक्शन कमीशन को दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके घर जाया जाएगा। और कोई अगर दिव्यांग है, अगर जो जो चुनाव आयोग की जो इंफॉर्मेशन है, चुनाव आयोग की जो रूल बुक है, उस हिसाब से अगर चुनाव आयोग को बताया जाए कि कोई कम उम्र के लोग दिव्यांग है, उसकी इंफॉर्मेशन अगर चुनाव आयोग को दिया जाए तो उनके घर तक चुनाव आयोग के लोग बीएलओ पहुंचा जाएगा। लेकिन ऐसा इंफॉर्मेशन पहले कैसे आईपैक के पास पहुंचा जा रहा है? आईपैक व्हील चेयर लेके उनके घर पहुंचा जा रहा है। आईपैक जहां पे सुनवाई हो रहा है वहां पे फोटोकॉपी का मशीन लगा के सारे के सारे डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करके वहां पे एक लोगों के सामने हैरेसमेंट की जो एक सिचुएशन पैदा करने की कोशिश में है। ये सब के बारे में जो ईडी का जो छापेमारी है, ये सब के बारे में वहां पे देखना जरूरी है, ऐसा ईडी को लगा है। शायद हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में शिकायत भी रखा गया है ईडी के सामने कि इलेक्शन कमीशन की जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे आईपैक तक पहले पहुंचा जा रहा है, खासतौर से अमर्त्य सेन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आईपैक की तरफ कैसे पहुंच गया है। ये सारे इंफॉर्मेशन इसीलिए प्रतीक जैन के घर पे और आईपैक की ऑफिस में छापेमारी आज सुबह से शुरुआत किया गया है। जी प्रसन्नजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये छापेमारी कब तक चलेगी और आगे क्या किसी और संस्था है, कुछ और भी जगह है जहां पर ईडी की छापेमारी हो सकती है? देखिए, कब तक चलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से तैयारी लेकर ईडी की तरफ से ये छापेमारी का शुरुआत है और जिस तरह से ममता बनर्जी रिएक्ट किए हैं, तो लगता तो नहीं है कि ये छापेमारी तुरंत बंद होने का कोई, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश में है, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है, जिस तरह से उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ अपना जहर उगल दिए हैं, उसके बाद जी क्या बोला ममता बनर्जी ने? ये कहना हमारे लिए मुश्किल है। उन्होंने जितने सारे जहर उगलना संभव है उन्होंने बोल दिया है। थोड़ी देर में हो सके तो मैं उनका जो रिएक्शन है मैं भेजने की कोशिश कर रहा हूं। वो इस तरह से लाइव ब्रॉडकास्ट में कहना मुश्किल है। आपको पता है कि किस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करती है और उनकी भाषा उनके मुंह से सुनना ही ठीक रहेगा। मेरे तरफ से ये लेकिन हम ये नहीं जानना चाह रहे कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उनका रिएक्शन किस तरह से वो घबराई हुई है उस पर हम जानना चाह रहे हैं, ताकि उससे पता चलता है कि भाई हाँ वो कहाँ तक उनकी गलती उसमें शामिल है कि वो इतनी घबरा गई हैं ईडी की कार्रवाई से। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की जितने सारे इलेक्शन स्ट्रेटेजी है, तृणमूल कांग्रेस की जितने सारे इलेक्शन डॉक्यूमेंट है, इनके ऊपर कब्जा लेने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने ईडी का ये छापेमारी करना शुरू किया है और बाकी इलेक्शन होम मिनिस्टर अमित शाह को जितने सारे गालियां देना है उन्होंने दे दिए हैं। लेकिन एक बात ये भी सामने आती है कि अगर वो ठीक है, आईपैक ठीक है और सही तरह से काम कर रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उस तरह की बातें भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो घबराई हैं और उनकी तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हैं कि जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो उस तरह की कोई बात सामने आ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही कहना ठीक रहेगा। और जहां तक हमें पता है कि चुनाव की समय पे जो स्ट्रेटेजी और जो डॉक्यूमेंट वो पॉलिटिकल पार्टी के पास ही होना चाहिए, किसी तीसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास कैसे हो ये हमें पता नहीं है। जहां तक
पिछले 40 साल के आसपास हम चुनावी पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं। लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी और हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसके अलावा और कौन कौन से अफसर हैं जिनके ऊपर उनके छापे पड़ रहे हैं? नहीं, कोई अफसर के खिलाफ छापेमारी नहीं है। ये सिर्फ आईपैक को टारगेट करके, क्योंकि ये तीसरे और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से सरकारी इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से दिखा जा रहा है जब से ये सुनवाई की। देखिए, अब अगर पहले आपको बता दूं कि जो 3 दिन के सफर में सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह कोलकाता आए थे अपने स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, वो जो अब बीजेपी की नेताओं से, बीजेपी की बूथ स्तर की जो नेता है उनसे बात करने के लिए, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जहां पे हम भी हाजिर थे। तो उस समय से ममता बनर्जी गली गलौज शुरू की थी, और उन्होंने जिस तरह से वहां पे टारगेट की थी अमित शाह को, और जिस तरह से उन्होंने ये किया, शायद आपको याद हो जाए कि उन्होंने बताया कि हम चाहे, इसीलिए अमित शाह को हम किसी प्राइवेट होटल का नाम लेके बताई थी कि उन्होंने उस प्राइवेट होटल से बाहर निकलने दिया था, शायद आपको याद है। तो जिस चीफ मिनिस्टर ने देश की होम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बातें कर सकते हैं, उन्होंने किस तरह की बातें अब कह रही है, ये शायद आप अंदाजा लगा सकती है। इस तरह से इसके बारे में आप देश की दर्शक इस अभी अंदाजा कर सकते हैं। तो कहानी यह है कि तब से ही शायद हो सकता है कि ममता बनर्जी कुछ समझ रही थी कि उनके खिलाफ इस तरह की कुछ ना कुछ होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरह, एक तरफ दो बातें मैं आपको बता दूं, एक तरफ जो मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की हरकतें हैं, दूसरे तरफ तबलीगी जमात की तरफ से हुगली में इज्तेमा का जो पिछले 2-3-4-5 तारीख को जो इज्तेमा बोल के एक मुस्लिम कांग्रेगेशन की एकदम छुपे छुपे, जिस तरह के मुस्लिम कांग्रेगेशन की जो आईपैक की तरफ से वहां पे इसका पूरी तरह से इंतजाम किया गया था, उसके बारे में भी आज हमने खबर भेजे है दिल्ली में। तो ये सब कुछ जो होते जा रहा है, जिसका खबर शायद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी है, जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में सब काफी चिंतित है कि जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। तबलीगी जमात के बारे में जो पूरे देश को, पूरे दुनिया को इसके बारे में चिंता है। पूरे चुनाव की कुछ महीने पहले जब गंगा सागर की मेला होने जा रहा है, तब तबलीगी जमात की इस तरह की कांग्रेगेशन हुगली में है, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इस सब के ऊपर नजर है, और ये सारे के सारे आईपैक की निगरानी में किया जा रहा है। तो ऐसे समय पे ईडी का ये रेड शायद होना तय था, और आज हो ही गया है। जी जी बिल्कुल प्रसन्नजीत, और जिस तरह से हमने देखा कि ममता बनर्जी घबराई हुई उनके घर पे पहुंची हैं प्रशांत किशोर के, तो ये भी एक बहुत बड़ी किसी साइन की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब पूरा दिन इसके पीछे हमें देखना पड़ेगा कि ममता कहाँ का। देखिए, जो ममता एक पुलिस ऑफिसर के लिए रास्ते पे धरना दे सकती है, अब उनका इलेक्शन स्ट्रेटेजी को बचाने के लिए आज पूरा दिन क्या क्या करेगी, हमें तो पता नहीं। जी, लगातार उनकी तरफ से इस तरह की बातें आती रही हैं कि बीएलओ जो हैं वो परेशान कर रहे हैं, गलत नाम लिख रहे हैं, वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, और यहाँ तक कि महिला के ऊपर जो उन्होंने लगाया है कि उनकी हार्ट अटैक से जो मौत हुई थी उसको भी उन्होंने एसआईआर से ही जोड़कर लिख दिया। तो ये सारी गड़बड़ियां जिस तरह से लगातार उनके सामने आ रही थी, और कोर्ट के अंदर वो जो मामला लगातार चलाए थे, तो आज कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उन बातों का खुलासा एक तरह से हो सकता है। बिल्कुल, ये अमर्त्य सेन का मामला को जिस तरह से आईपैक की तरफ से उछाला गया है, ये पूरी जानबूझ के किया गया है। जिन लोगों ने अमर्त्य सेन के बारे में इस तरह से, उन्होंने अमर्त्य सेन का बांग्ला में स्पेलिंग भी लिख नहीं पाएंगे, उनको पता भी नहीं है अमर्त्य सेन है कौन, उनको पता भी नहीं है कि अमर्त्य सेन का कितने साल में जन्म है, और उस समय पे बाल विवाह और कम उम्र में बच्चा होना ये तय था। 12, 13, 14, 15 साल में हमारे देश में बाल विवाह इसीलिए ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लड़ना पड़ा था, तो उसके पहले राजा राम मोहन राय को लड़ना पड़ा था सतीदाह के खिलाफ। तो ये बाल विवाह क्या करे, अमर्त्य सेन का
उनका माँ के साथ उनके जो एज डिफरेंस है वो सिर्फ 15 साल की है। अमिता सेन 15 साल की है। तो ये एआई को कैसे पता चलेगा कि ये 15 साल 1933 में हो सकता था? लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन आईपैक के पास गया कैसे? ये तो सिर्फ बीएलओ के पास होना चाहिए था। प्रसन्नजीत, आपको रोकेंगे। इस वक्त शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आ रहा है। সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলা। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃ। নিন্দা জানাই এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। সেই ব্যবস্থা তারা আইনের মধ্যে থেকে নেবেন। আইপ্যাক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আপনি তো ভোটার লিস্ট আছে বলছেন, বাজেয়াপ্ত হতে। আইপ্যাকের কাছে ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আমি তদন্তের ব্যাপারে বলবো না, আমার জানা। আমি বলবো না, আমি ইনভেস্টিগেশন এবং ইডির পার্টে ঢুকবো না, সরি। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক, কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান। মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন, রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময়, এবং তিনি 5 ঘন্টা तो शुभेंदु अधिकारी इस वक्त प्रेस से वार्ता कर रहे थे और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। प्रसन्नजीत, आप ही समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि वो क्या कह रहे थे। एकदम जी, पहली जो सेंटेंस उन्होंने बताया, जो हम डिस्कस कर रहे थे, कि उनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो चीफ मिनिस्टर पहले राजीव कुमार के लिए 5 घंटा रास्ते पे धरना दिए थे। राजीव कुमार, आपको याद होगा, उस वक्त अभी एक्टिंग डीजीपी है बंगाल की, और उस वक्त कोलकाता की पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। और उनके लिए जब उनके खिलाफ सीबीआई कुछ रेड करने के लिए गया, तो चीफ मिनिस्टर उनके लिए 5 घंटा कोलकाता की रास्ते के ऊपर धरना दी थी। अब अभी जो चीफ मिनिस्टर प्रतीक जैन के लिए गए, तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा। लेकिन उन्होंने एक ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन दी है, जो मुझे भी पता नहीं था, जो अगर सही है तो हमें ब्रेकिंग में चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोलकाता की पुलिस कमिश्नर सॉरी, उनका नाम मैंने भूल रहा हूं, वो भी चीफ मिनिस्टर के साथ प्रतीक जैन के घर पे चला गया। तो अगर ऐसा है तो ये भी एक ब्रेकिंग है कि कोलकाता की पुलिस कमिश्नर वो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की काम में टांग अड़ाने के लिए चीफ मिनिस्टर के साथ प्रतीक जैन के घर चले गए। जी, ये भी बड़ी खबर है। ऑपोजिशन, बिल्कुल, ये भी बड़ी खबर है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कोई बीजेपी नेता नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्लेम कर रहे हैं। हाँ जी, प्रसन्नजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, हमारा अगला शो शुरू होने जा रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जानकारी के लिए। बता दें आपको कि कोलकाता में आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी हुई है और आईपैक ऑफिस और मालिक प्रतीक जैन के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। बंगाल में टीएमसी के लिए चुनावी प्रबंधन का काम कर रही थी आईपैक। कार्रवाई कोयला घोटाले की जांच से संबंधित है और आईपैक की पहले प्रशांत किशोर ने स्थापित किया था। प्रतीक जैन के घर पर पहुंची हैं सीएम ममता बनर्जी। तो ये है पूरी अभी की ताजा खबर। इसी के साथ ही हमारा ये शो एक्सप्रेस 100, और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आईपैक पर ईडी की छापेमारी हुई है। बता दें आपको, इसके साथ साथ प्रतीक जैन के घर पर भी
ईडी पहुंची है और उसी के साथ साथ उसके पीछे पीछे सीएम ममता बनर्जी भी पहुंच गई हैं। कोलकाता में आईपैक के ऑफिस पे ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है और कुछ बड़े खुलासे का अनुमान किया जा रहा है। और इसी के साथ ही हमारा ये शो एक्सप्रेस 100 यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं हमारा मिड डे प्राइम। मुझे अनुमति दें, नमस्कार।